नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय रामानंद सर में। और आज से दोस्तों अपन जो है वो पूरे टॉपिक का विश्लेषण सहित है, वो व्याख्या सहित पूरा जो टॉपिक है उसके बारे में आपको पढ़ाना है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने विद्यार्थी है वो जल्दी से है वो जुड़कर सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को है वो शेयर कर दीजिएगा कि टॉपिक वाइज है वो अपन धीरे धीरे से सब कुछ पढ़ेंगे। और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट स्टडी साइंस पॉइंट उस पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है मानव रोग। ठीक है, मानव रोग में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सभी जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सब का निचोड़ जो मैं लेके आया हूँ। देखिए, शरीर में किसी भी प्रकार की जो असहजता होती है, यानी शरीर है वो सही ढंग से यदि काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं रोग। स्वास्थ्य का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि शरीर यदि शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसको हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं मानते। व्यक्ति का मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना ज़रूरी है और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि रोगों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है पैथोलॉजी। ठीक है, अपने को पता है कि अपन कहते हैं पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, जो रोग विज्ञान का जो डॉक्टर होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, देखिए, जिन कारकों से रोग उत्पन्न होता है उन्हें रोग कारक या पैथोजन कहते हैं। आपको याद रखना है कि जो पैथो शब्द है ना, पैथो जो शब्द है वो रोगों से संबंधित है। ठीक है, रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी, रोगों का अध्ययन करने वाला जो डॉक्टर होता है वो पैथोलॉजिस्ट होता है, और जिसके कारण रोग होता है वो होते हैं पैथोजन या रोग कारक। ठीक है, चलिए आगे सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छी बात आती है, आता है रोगाणु सिद्धांत। ठीक है, रोगाणु सिद्धांत जो है, सीधा क्वेश्चन इसका यही बनता है कि रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था। तो आपको याद रखना है, रोगाणु सिद्धांत दिया था रॉबर्ट कोच ने। अब ये सिद्धांत क्या था, तो ये सिद्धांत ये था कि हर रोग के लिए एक कारक है वो जिम्मेदार होता है, उसको क्या बोलते हैं, रोगाणु कहते हैं। ठीक है, आपसे सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रोगाणु शब्द दिया किसने था, तो रोगाणु शब्द है वो रॉबर्ट कोच ने दिया था। रोगाणु क्या होता है, हर बीमारी के लिए एक कारक होता है, उसको क्या बोलते हैं, रोगाणु कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे यदि अपन बात करें तो मानव लोगों में मुख्य रूप से और ये दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, मानव लोगों नहीं है, ये भाई रोगों हैं। ठीक है, मानव रोगों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। जन्मजात रोग, देखिए ऐसे रोग जो जन्म के समय विद्यमान होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिक रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आनुवांशिक रोग बोलते हैं। आनुवांशिक रोगों का अपन जब है वो जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें उपार्जित रोग, तो उपार्जित रोग वो होते हैं जो मनुष्य द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाते हैं। ऐसे रोगों को क्या बोलते हैं, उपार्जित रोग बोलते हैं। ठीक है, आगे आगे यदि देखें तो संक्रामक और असंक्रामक रोग, तो संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, और असंक्रामक वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या किसी के संपर्क में आने पर है वो फैलते नहीं है। तो ऐसे रोग क्या होते हैं, असंक्रामक रोग होते हैं। देखिए आगे आगे अब अपन जो है वो प्रमुख रोगों के बारे में और उनके प्रभावों के बारे में है वो अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो रोग आता है वो है एड्स। सबसे पहले अपन इम्पोर्टेंट जो रोग है उसकी बात करते हैं, एड्स। और एड्स के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि एड्स क्या होता है, एड्स का पूरा नाम क्या होता है। तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ठीक है, सबसे पहले अपने को इसका पूरा नाम याद रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। या अपन कह सकते हैं कि ये एक एड्स जो होता है वो अपने आप में एक रोग नहीं होता है, ये एक रोगों का समूह होता है। ठीक है, एड्स क्या होता है, एड्स होता है रोगों का समूह है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अपने को पता है कि जो इसका कारक होता है HIV वायरस। ठीक है, और HIV वायरस का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ठीक है, और ये वायरस जो होता है ये प्रभावित करता है किसको, प्रतिरक्षा तंत्र को। किसको प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। और प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम क्या होता है अपने को पता है, जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए तैयार करता है वो होता है प्रतिरक्षा तंत्र। अब यदि इसका जो कारक है HIV, वो HIV का वायरस जो है वो यदि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है तो उस कंडीशन में हमारे शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और उस कंडीशन में हमारा शरीर रोगों से नहीं लड़ सकता, और अपन कह सकते हैं कि व्यक्ति धीरे धीरे क्या हो जाता है, मृत्यु की ओर चला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे यदि अपन इस रोग के प्रसार की बात करें तो यौन संबंध होता है। संक्रमित व्यक्ति का रक्त चढ़ाने से मां से
शिशु में हो जाता है और संक्रमित सुई से भी ये रोग है वो फैलता है। ठीक है, HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। एलिसा टेस्ट है वो किसकी जांच होती है, तो HIV की जांच होती है। कई बार एलिसा का पूरा नाम भी कुछ एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, अपन कह सकते हैं, तो आप कह सकते हो कि राजस्थान ऐसा ही है, या फिर जो बड़े एग्जाम है उनके अंदर एलिसा का पूरा नाम भी है वो पूछा जा सकता है। तो एलिसा का पूरा नाम क्या होता है, एंजाइम लिंक एमिनोसॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, एलिसा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक एमिनोसॉर्बेंट ऐसे होता है। ठीक है, दवाओं की यदि अपन बात करें तो एड्स के अंदर सुरामीन है, साइक्लोस्पोरिन है, रिबाबायरिन है या एल्फा इंटरफेरोन, जो ये दवाइयाँ जो है वो एड्स रोग के रोगियों को दी जाती है। और ये दवाई क्या करती है, वायरस को बहुगुणित होने से क्या करती है, रोकती है, यानी वायरस को है वो और ज़्यादा शरीर पर प्रभाव डालने से क्या करती है, एक प्रकार से अपन कहते हैं रोकती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे यदि अपन बात करें तो आगे ये कह रहा है कि HIV एक रिट्रो वायरस होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बार बार आता है। HIV कैसा वायरस होता है, HIV एक रिट्रो वायरस होता है। HIV कैसा वायरस होता है कि रिट्रो वायरस होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करने से कर देता है और शरीर को लड़ने से ये अयोग्य बना देता है। अभी मैंने आपको बताया था कि HIV वायरस सीधा प्रभाव डालता है हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र पर, और जिससे शरीर लड़ने के लिए क्या हो जाता है, बीमारियों से लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। और इस कंडीशन में एक छोटी सी यदि बीमारी हो जाती है तो इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए, एड्स की जांच के लिए RIF, IFA, PCRA और अपन कह सकते हैं तथा वेस्टर्न ब्लॉट, ये भी आपको याद रखना है कि HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट तो है ही। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम के अंदर आता है कि वेस्टर्न ब्लॉट जो टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लॉट जो टेस्ट होता है वो किसकी जांच के लिए किया जाता है, तो ये भी किसकी जांच के लिए किया जाता है, ये भी HIV की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो अपन कह सकते हैं रोग है वो कौन सा है, वो है मलेरिया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं मलेरिया के अंदर। सबसे पहले कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ना प्लाज्मोडियम नहीं देता वो, सीधा आपसे यही पूछ लेता है कि मलेरिया रोग का कारण क्या होता है, कवक होता है, जीवाणु होता है, वायरस होता है या फिर प्रोटोजोआ होता है। तो आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है जो मलेरिया रोग का कारण होता है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मलेरिया रोग के अंदर प्रभावित होने वाला अंग जो होता है वो कौन सा होता है, यकृत होता है। मलेरिया रोग के अंदर प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है, यकृत होता है। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो इसकी वाहक अपने को पता है मादा एनाफ्लीज होती है, और अपने को याद रखना है कि मादा एनाफ्लीज या मादा मच्छर जो होती है वही क्या करती है, रक्त को चूसती है। नर मच्छर जो होता है वो कभी भी अपन कह सकते हैं कि काटता नहीं है, ये पादप के रस से। ये एक बार SSC के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि नर मच्छर है वो पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो नर मच्छर जो होते हैं वो पोषण प्राप्त करते हैं कहाँ से, ये पोषण प्राप्त करते हैं जो पादप के जो तने होते हैं उनसे। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो मादा एनाफ्लीज की जानकारी सबसे पहले सर रोनाल्ड रॉस ने दी थी। ये क्वेश्चन भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलेरिया के बारे में, ये कि मादा एनाफ्लीज है वो मलेरिया के कारक की वाहक होती है, ये जानकारी किसने दी थी, तो ये जानकारी दी थी किसने, ये जानकारी दी थी रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, इसमें आगे यदि अपन बात करें इसमें, तो इसमें आगे है कि इस रोग के अंदर क्या होता है, इस रोग के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है, इस रोग के अंदर लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो तेजी से क्या हो जाती है, लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो तेजी से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और इस रोग के उपचार के लिए, यानी मलेरिया के उपचार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो दवा होती है वो कौन सी होती है, वो होती है कुनेन। और एग्जाम में इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। उसके बाद पेलुडिन, क्लोरोक्विन। अभी जो कोरोना काल के अंदर है वो, जब तक दवाई की खोज नहीं हुई थी तब तक है वो क्लोरोक्विन अपने को पता है सबसे ज़्यादा है वो चर्चा में भी रही थी। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो अगला है कि सिनकोना जो होता है, कुनेन जो होता है वो सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कुनेन है वो किस पादप से प्राप्त होता है, सिनकोना से, और किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये छाल से प्राप्त होता है। ठीक है,
मलेरिया की यदि अपन बात करें तो सर्दी के साथ बुखार आना है वो इस रोग का प्रमुख लक्षण है। मैलिग्नेंट मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम फैलसिपेरम द्वारा फैलता है, जो कि सबसे खतरनाक व मृत्युजनक होता है। आपको याद रखना है, यदि एग्जाम में कई बार सीधा क्वेश्चन हो जाए, पूछ जाए कि मलेरिया का सबसे खतरनाक रूप कौन सा है, तो वो होता है मैलिग्नेंट मलेरिया, और ये फैलता है किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम फैलसिपेरम के द्वारा फैलता है। ठीक है, चलिए आगे यदि अपन बात करें तो अगली जो बीमारी है वो कौन सी है? वो है डेंगू। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यही बनता है कि ये किसका कारक क्या होता है? तो इसका कारक होता है डेंगू वायरस, और इसकी वाहक होती है मादा एडीज एजिप्टी मच्छर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रभावित अंग है वो तंत्रिका तंत्र। डेंगू रोग के अंदर प्रभावित अंग कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। अपने को पता है कि इस रोग के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या में तेजी से क्या आती है? कमी आती है, जिसके कारण आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। और अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपने को पता है कि हड्डियों के अंदर है वो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इस कारण इस रोग को, डेंगू रोग को क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मच्छरों की साफ सफाई क्या होती है? जरूरी होती है। मच्छरों को नहीं पनप देंगे तो डेंगू है वो नहीं फैलेगा। और अपने को पता है कि डेंगू जो होता है वो एक प्रकार से एक मौसमी बुखार होती है, जो मच्छरों के आने पर हर मौसम में है वो एक प्रकार से होता है। ठीक है, अगला जो बीमारी है वो है चिकनगुनिया, और इसका वायरस होता है चिकनगुनिया वायरस। ठीक है, वाहक वही एडिज एजिप्टी मच्छर होती है जो डेंगू की वाहक होती है। और जोड़ों में दर्द के साथ त्वचा पर क्या हो जाते हैं? लाल चकत्ते निकलना इस चिकनगुनिया के क्या है? प्रमुख लक्षण है। ठीक है, चलिए अगली जो बीमारी है वो है स्वाइन फ्लू। अगली जो बीमारी है वो स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के अंदर सीधा सा आपसे पूछा जाता है कि इसका वायरस क्या होता है? तो इसका वायरस होता है H1N1। ठीक है, इसका वायरस क्या होता है? H1N1 है वो इसका वायरस होता है। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है। प्रभावित अंग होता है प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है? वैसे तो श्वसन तंत्र अपन कह सकते हैं कि इसमें विशेष रूप से प्रभावित होता है, लेकिन पूरा प्रतिरक्षा तंत्र ही क्या होता है? इसके अंदर प्रभावित होता है। तेज बुखार के साथ सिर दर्द और श्वास लेने में क्या होती है? स्वाइन फ्लू के अंदर है वो दिक्कत होती है। और सुअर का अशुद्ध मांस खाने से वो स्वाइन फ्लू फैलता है। अपने को पता है कि स्वाइन का मतलब भी क्या होता है? स्वाइन का मतलब ही होता है क्या? सुअर होता है। ठीक है, इसके इलाज के लिए ओसेल्टामियर नामक औषधि दी जाती है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ओसेल्टामियर नामक जो औषधि होती है वो किसके इलाज में दी जाती है? स्वाइन फ्लू। बाकी इसके अंदर आप मुख्य रूप से आपको याद रखना है H1N1। ठीक है, चलिए अगला है कैंसर। देखिए, कैंसर का कोई विशेष रोग कारक नहीं होता है। अपने को पता है कि जिस भाग के अंदर कोशिकाएं मरने के बाद और अनियंत्रित वृद्धि करना प्रारंभ कर देती है, यही क्या होता है? एक प्रकार का कैंसर होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के कारण होने वाले रोग को क्या बोलते हैं? कैंसर कहते हैं। ठीक है, कैंसर का मतलब होता है कि कोशिकाएं जो है वो अनियंत्रित विभाजित करती है। ठीक है, देखिए त्वचा, स्तन, मस्तिष्क तथा गर्भाशय के केंद्र को कार्सिनोमा कहते हैं। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई गर्भाशय का कैंसर क्या होता है? तो त्वचा का, स्तन का और मस्तिष्क और गर्भाशय का जो कैंसर होता है वो होता है क्या? कार्सिनोमा होता है। रक्त, पेशियां, उपास्थि और अस्थियों का जो कैंसर होता है वो होता है क्या? सार्कोमा होता है। ठीक है, अस्थियों का जो कैंसर होता है उसको क्या बोलते हैं? सार्कोमा बोलते हैं। अस्थि मज्जा, प्लीहा और यकृत से होने वाले जो कैंसर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इस कैंसर को बोलते हैं लिम्फोमा बोलते हैं। ठीक है, और अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WBC की संख्या बढ़ने के कारण जो उत्पन्न कैंसर होता है उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, और इसी का नाम क्या होता है? इसी का नाम होता है रक्त कैंसर। ठीक है, ल्यूकेमिया को अपन क्या बोलते हैं? रक्त कैंसर क्या बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये ल्यूकेमिया वाला क्वेश्चन है वो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आगे तंत्रिका तंत्र के कैंसर को है वो ग्लियोमा कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का जो कैंसर होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लियोमा कहते हैं। आंख के कैंसर को है वो रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। ठीक है, और कैंसर के लिए जो जिम्मेदार जीन होते हैं उनको बोलते हैं ऑन्कोजीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर याद रखने वाला क्वेश्चन है कि जो कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। ठीक है, चलिए आगे यदि अपन बात करें तो कैंसर के दौरान असामान्य कोशिकाओं के गुच्छों को क्या बोलते हैं? नियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, असामान्य वृद्धि करके जो कोशिकाओं का गुच्छा बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नियोप्लाज्म। कैंसर में व्यक्ति को घाव बढ़ने में समय लगता है, ये कैंसर का एक बहुत ही अच्छा लक्षण है। एक्स किरणों द्वारा रेडियोग्राफी आंतरिक अंगों में कैंसर का क्या करते हैं? पता लगाते हैं। और आगे यदि अपन बात करें तो अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि उत्तक को काटकर, किसको? उत्तक को काटकर कैंसर का पता लगाना क्या कहलाता है? बायोप्सी कहलाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ऊतक को काटकर कैंसर का पता लगाना क्या कहलाता है? बायोप्सी कहलाता है। अगला है कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए कीमोथेरेपी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कीमोथेरेपी के अंदर अपने को पता है अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है, अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन कीमोथेरेपी को अपने को याद रखना है कि कीमोथेरेपी है वो किस रोग के लिए की जाती है? तो ये कैंसर के लिए की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अगला जो रोग है वो है सामान्य जुखाम। ठीक है, सामान्य जो जुखाम होती है उसका कारक होता है राइनो वायरस। ठीक है, राइनोलॉजी का मतलब होता है नाक से संबंधित जो अध्ययन होते हैं वो क्या होते हैं? राइनोलॉजी होते हैं। ठीक है, और राइनो वायरस जो नाक के अंदर अपन कह सकते हैं सामान्य जो वायरस होता है वो राइनो वायरस होता है, जो जिसको अपन सामान्य जुखाम बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो सामान्य जुखाम के अंदर श्वसन तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है। संक्रमित व्यक्ति के थूक और कफ से क्या करता है? सामान्य जुखाम है वो फैलता है। खांसी, बलगम, छींक के साथ सरदर्द है वो इसके प्रमुख लक्षण है। और एंटीवायरल दवाओं के द्वारा क्या किया जा सकता है? इसका इलाज किया जा सकता है। इसके अंदर मुख्य रूप से आपको क्वेश्चन जो याद रखना वो याद रखना है राइनो वायरस। सामान्य जो जुखाम होता है वो किसके द्वारा होता है? राइनो वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग है पोलियो। पीछे तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि पोलियो के अंदर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको याद रखना है, रट लेना है, पोलियो के अंदर तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, पोलियो के अंदर क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो रोग का कारण एंटीरो वायरस या पोलियो वायरस दोनों ही है वो अपने कह सकते हैं इसके नाम होते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है तो आपको याद रखना है पोलियो वायरस होता है। ठीक है, और पोलियो रोग जो है वो दूषित जल और भोजन के द्वारा फैलता है। मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, हाथ पैर निष्क्रिय हो जाते हैं और शरीर में क्या आ जाती है? विकलांगता आ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोलियो रोग आपको याद रखना है, तंत्रिका तंत्र इसके अंदर प्रभावित होता है। ठीक है, पोलियो का है वो टीकाकरण से इलाज संभव है। पोलियो की टीके की खोज जॉन साल्क ने की थी। एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, पोलियो की और जो टीके की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने है वो की थी। ठीक है, चलिए आगे यदि अपन बात करें तो 1995 के अंदर WHO ने है वो प्लस पोलियो प्रोग्राम है वो शुरू किया था। ये भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लस पोलियो जो प्रोग्राम है वो WHO ने कब शुरू किया था? तो ये 1995 के अंदर शुरू किया था। अगला है इस रोग में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, ये भी हमने ये पढ़ा कि पोलियो रोग के अंदर है वो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, लेकिन कौन सा? तो अपने को याद रखना है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो इसके अंदर प्रभावित होता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। 1957 में और जो अल्बर्ट सेबिन ने है वो मुंह से लेने वाली पोलियो की ड्रॉप की है वो खोज की थी। ठीक है, ये अपन कह सकते हैं कि ये जो अल्बर्ट सेबिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोलियो की जो अपने मुंह से जो बचपन में सब ने है वो पोलियो की दवा पी है। ठीक है, तो इसकी खोज है वो किसने की थी? अल्बर्ट सेबिन ने की थी। ठीक है, अपने को याद रखना है कि ओरल जो ड्रॉप है, ओरल ड्रॉप का मतलब ये होता है कि मुंह से लेने वाली दवा है, उसकी खोजकर्ता कौन है? तो उसके खोजकर्ता है अल्बर्ट सेबिन। और जो पोलियो का जो टीका है उसके खोजकर्ता कौन थे? तो उसके खोजकर्ता थे जॉन साल्क। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला जो रोग है वो है खसरा। ठीक है, अगला जो रोग कौन सा है? खसरा रोग है, और इसका वायरस होता है मोरबिली या इसको रूबियोला वायरस भी कहते हैं। ठीक है, और खसरा रोग के अंदर प्रभावित होता है कौन सा तंत्र? श्वसन तंत्र है वो प्रभावित होता है। और अपने को पता है कि श्वसन तंत्र यदि प्रभावित होता है तो ये वायु के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। ठीक है, प्रारंभ में क्या होता है? आंख और नाक में पानी बहने के साथ बुखार होती है, और 3-4 दिन के बाद खसरा रोग के अंदर क्या होता है? शरीर पर लाल दाने हैं वो निकल जाते हैं। और उपचार के लिए अपने को क्या करना चाहिए? उपचार के लिए रोगी को आराम करना चाहिए और हल्का भोजन और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। और गामा ग्लोब्यून का जो टीका है वो किस रोग में लगाया जाता है? खसरा रोग में लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग अपन कह सकते हैं कि चेचक, या इसको बड़ी माता या इसको स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, चेचक या इसको बड़ी माता या इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। तो इसकी यदि अपन बात करें तो इसका कारक होता है वेरियोला वायरस। कारक क्या होता है? कारक होता है वेरियोला वायरस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरियोला वायरस होता है चेचक रोग का एग्जाम में आता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चेचक रोग है वो जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, या कवक से होता है, या प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, तो अपने को सीधा ये भी याद रखना है कि चेचक जो रोग होता है वो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। ठीक है,
वायु द्वारा रोगी के सीधे संपर्क में आने से ये रोग क्या करता है, फैलता है। बुखार के साथ 3-4 दिन मुंह के ऊपर लाल दाने निकल आते हैं जो कि पूरे शरीर पर शीघ्र क्या कर जाते हैं, फैल जाते हैं। रोगी को पूर्ण स्वस्थ होने तक क्या करना चाहिए, अलग रखना चाहिए। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। और अपने को पता है कि सबसे पहले यदि किसी का टीका खोजा गया था तो वो किसका खोजा गया था, चेचक का खोजा गया था। और टीके की खोज किसने की थी, ये की थी एडवर्ड जेनर ने। इसीलिए अपने को पता है कि एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षा विज्ञान का जो जनक है वो कौन है, एडवर्ड जेनर होता है। ठीक है, चलिए अगली यदि अपन बात करें तो छोटी माता या फिर चिकन पॉक्स। देखिए, बड़ी माता चेचक या स्मॉल पॉक्स, और छोटी माता जो होता है उसको क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स बोलते हैं। इसका जो वायरस होता है वो क्या होता है, वो होता है वेरिसेला वायरस। ठीक है, छोटी माता या चिकन पॉक्स का वायरस होता है वो कौन सा होता है, वेरिसेला वायरस होता है। ये भी आपको याद रखना है कि चाहे छोटी माता हो बड़ी माता हो, दोनों ही जो रोग होते हैं वो वायरस के द्वारा होते हैं। ठीक है, ये श्वास व छींक द्वारा फैलता है, ये श्वास के द्वारा और छींक के द्वारा फैलता है। बुखार के साथ शरीर पर क्या निकल जाते हैं, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। सीधा एवं समस्त उपचार नहीं है, लेकिन रोगी को स्वच्छ वातावरण के अंदर वो रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला रोग भी सबसे इंपॉर्टेंट है, रेबीज रोग। आपको सबसे पहले आपको याद रखना है कि रेबीज रोग जो होता है वो वायरस के कारण होता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रेबीज रोग का कारण क्या होता है, तो रेबीज रोग का कारण होता है विषाणु, और उस विषाणु का नाम क्या है, उस विषाणु का नाम है रेबडो वायरस। ठीक है, उस विषाणु का क्या नाम है, रेबडो वायरस है। और रेबीज रोग के अंदर भी क्या, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज रोग के अंदर भी क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ये रोग है वो कुत्ता, बिल्ली और बंदर की संक्रमित लार से क्या करता है, फैलता है। ठीक है, जो रेबडो वायरस होता है वो कुत्ता, बिल्ली और बंदर की संक्रमित लार के अंदर पाया जाता है। तरल पदार्थ को देखकर डर लगने के कारण इसको रोग को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। देखिए, फोबिया का मतलब होता है डरना। ठीक है, फोबिया का मतलब होता है डरना, और हाइड्रो का मतलब होता है तरल पदार्थ से डरना। तो ये हाइड्रोफोबिया इसका दूसरा नाम है होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे यदि अपन बात करें तो रेबीज के टीके के साथ साबुन से यदि घाव को साफ करेंगे तो इसका इलाज है वो संभव हो सकता है। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्टर ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर है, और रेबीज के टीके की खोज है वो किसने की थी, लुई पास्टर ने की थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, आगे ये दो रूपों में देखने को मिलता है। ठीक है, रेबीज जो या हाइड्रोफोबिया जो रोग है वो हमें दो रूपों में देखने को मिलता है। एक में क्या करता है, एक में जल से डर लगता है और रोगी है वो कुत्ते की तरह आवाज़ निकालता है, और दूसरी में तेज बुखार के साथ अपने को पता है कि उल्टी और बेचैनी महसूस होती है। ठीक है, जल से भय, और इसी के कारण इस रोग को अपन क्या बोलते हैं, इस रोग को जल भीति भी बोला जाता है। इस जल से भय के कारण इस रोग को, रेबीज रोग को जल भीति भी बोला जाता है। हाइड्रोफोबिया को हिंदी में है वो क्या बोलते हैं, जल भीति भी बोलते हैं। इसलिए कई जगह इसका नाम आ जाता है जल भीति, तो आपको ये भी है वो याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला है हेपेटाइटिस या पीलिया रोग। ठीक है, इसका कारण होता है हेपेटाइटिस वायरस से, और प्रभावित अंग कौन सा होता है, यकृत होता है। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीलिया रोग के अंदर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये होता है यकृत। ठीक है, हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है हेपेटाइटिस ए, ये हेपेटाइटिस ए के द्वारा होता है, जिसका मुख्य लक्षण होता है बुखार और बेचैनी, और टीकाकरण और साफ सफाई से इसका क्या होता है, इलाज संभव होता है। हेपेटाइटिस यदि बी की बात करें तो ये वीर्य योनितरल अपन कह सकते हैं, एक प्रकार से यौन संक्रमित रोग होता है। ठीक है, और टीकाकरण के द्वारा इसका भी बचाव है वो क्या होता है, संभव होता है। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें हेपेटाइटिस सी, तो ये रुधिर व रोगी के व्यक्ति से संबंध से फैलता है, और इसका बचाव ही क्या है, उपाय। अपन कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस ए और बी का इलाज संभव है, लेकिन सी का इलाज संभव नहीं है, तो इसका बचाव ही क्या है, इलाज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला जो रोग है वो है ट्रेकोमा या रोहा। ठीक है, और इसका अपने को कारक ट्रेकोमा से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रेकोमा रोग के अंदर प्रभावित होती है आंख, और आंख का कौन सा भाग है वो प्रभावित होता है, रेटिना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंख का कौन सा भाग है वो प्रभावित होता है, तो वो होता है कौन सा, रेटिना प्रभावित होता है। ठीक है, आगे यदि अपन इस रोग के लक्षणों की बात करें तो आंखें लाल व कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है, दृष्टि कमजोर हो जाती है, और रोगी को एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए। इसके बचाव के लिए पेनिसिलिन और क्लोरोमाइसिटिन आदि का प्रयोग करना चाहिए। अपने को पता है कि पेनिसिलिन और क्लोरोमाइसिटिन जो दोनों भी है वो क्या है, ये दोनों
एंटीबायोटिक है। ठीक है, चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग है हैजा या कोलेरा। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हैजा रोग का कारण क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं हैजा रोग का कारण होता है जीवाणु, और उस जीवाणु का नाम क्या है, विब्रियो कोलेरी, और कोलेरी के कारण इसी रोग का नाम कोलेरा भी पड़ा। हैजा रोग को हमें वो कोलेरा रोग भी कहते हैं। ठीक है, ये रोग है वो दूषित वस्तु और जल के द्वारा होता है। उल्टी दस्त के साथ शरीर के अंदर पानी की क्या हो जाती है, कमी से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हैजा के रोगी को निर्जलीकरण को रोकने के लिए वो क्या पिलाना चाहिए, इसको ORS का, और अपने को पता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है वो, इसको पिलाना चाहिए। ORS का पूरा नाम होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये मक्खियों के द्वारा फैलता है। हैजा रोग जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है, मक्खियों के द्वारा फैलता है। और अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है, इस रोग से बचाव के लिए खुले स्थान पर फल व सब्जियां नहीं खानी चाहिए। अपन कह सकते हैं खुले स्थान, बस स्टैंड वगैरह है या मेले वगैरह जो होते हैं, वहाँ पर अपने को है वो खुली जो फल और सब्जियां होती हैं उनका सेवन है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग जो एग्जाम में कई बार सीधा पूछा जाता है कि टाइफाइड, इसी का दूसरा नाम है म्यादी बुखार, इसी का दूसरा नाम है मोतीजरा, और इसी का दूसरा नाम क्या है, भाव रोग है। ठीक है, ये साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु के द्वारा होता है। सीधा क्वेश्चन यही एग्जाम में आता है, टाइफाइड रोग का कारण क्या होता है, तो देखिए आजकल एग्जाम के अंदर है वो जीवाणु का नाम नहीं पूछ के और सीधा रोग कारक का नाम है वो पूछा जाता है। ठीक है, चलिए म्यादी बुखार, टाइफाइड के अंदर छोटी आंत प्रभावित होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि म्यादी बुखार के अंदर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो होती है छोटी आंत। अशुद्ध जल व भोजन मक्खियों के द्वारा, ठीक है, ये अशुद्ध भोजन और मक्खियों के द्वारा फैलता है, आंत में छिद्र हो जाता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस रोग की पहचान के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विडाल टेस्ट किस रोग की और जांच है, तो ये विडाल टेस्ट है किसकी, टाइफाइड रोग की जांच है। रट लेना, याद कर लेना, विडाल टेस्ट है वो टाइफाइड रोग की जांच है। इस रोग को आंत्रज्वर भी कहते हैं। आंत्रज्वर का मतलब आंत की बुखार भी इस रोग को कहा जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला है टिटनस से धनुष टंकार या लोकजा। ठीक है, इस रोग को क्या बोलते हैं, लोकजा बोलते हैं। इसी रोग को धनुष टंकार बोलते हैं। इस रोग को क्या बोलते हैं, टिटनस बोलते हैं। ठीक है, रोग कारण होता है, कारक होता है क्लास्ट्रोडियम टिटनेनी नामक जीवाणु। सीधा आपको ये याद रखना है कि टिटनस रोग जीवाणु के द्वारा होता है। और प्रभावित अंग कौन सा होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। टिटनस रोग में कौन सा तंत्र, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, इस रोग का जीवाणु चोट लगने वाले स्थान से और गोबर आदि के द्वारा शरीर में धूल गोबर द्वारा क्या करता है, शरीर में प्रवेश कर जाता है। शरीर अकड़ जाता है, जबड़े बंद हो जाते हैं और पूरा शरीर धनुष के आकार में क्या हो जाता है, तन जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर अकड़ना, जबड़े बंद होना है वो किसके, टिटनस रोग के लक्षण है। और इसके बचाव के लिए बच्चों में DPT का टीका लगाया जाता है। ठीक है, डिप्थीरिया परटूटिस और टिटनस, DPT का पूरा नाम है डिप्थीरिया परटूटिस और टिटनस। ठीक है, और एक घाव के 24 घंटे के अंदर ही अपने को क्या ATS का यानी एंटी टिटनस सीरम का है वो टीका लगाना चाहिए टिटनस रोग से बचाव के लिए। ठीक है, तो अपने को याद रखना है कि टिटनस रोग जो होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला है डिप्थीरिया रोग। याद रखने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रभावित होने वाला अंग होता है गला। ठीक है, वैसे श्वसन तंत्र होता है लेकिन श्वसन तंत्र का कौन सा भाग है, गला है वो डिप्थीरिया रोग में प्रभावित होता है। और इसका जो जीवाणु होता है वो होता है कोरानी और बैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, इसका ये जीवाणु आप याद ना रखो या न रखो, लेकिन डिप्थीरिया रोग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है गले का। ठीक है, कि श्वसन तंत्र का कौन सा भाग या शरीर का कौन सा भाग है वो डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है, तो वो होता है गला। ठीक है, अगला है जीवाणु गले में एक झिल्ली का निर्माण करते हैं जिससे श्वसन नली का अवरुद्ध हो जाती है और रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसका जो जीवाणु होता है डिप्थीरिया का वो गले में एक झिल्ली बनाता है और जिससे क्या होता है, श्वसन नली अवरुद्ध हो जाती है। ये रोग संक्रमित दूध से फैलता है। ठीक है, डिप्थीरिया जो रोग होता है वो संक्रमित दूध के द्वारा फैलता है। आगे यदि अपन बात करें तो बच्चों का DPT का टीका, 3 रोग डिप्थीरिया, परटूटिस और टिटनस, तीनों के रोगों के इलाज के लिए बच्चों को और DPT का टीका लगाना चाहिए। DPT का टीका डिप्थीरिया और टिटनस या कुकर खांसी को अपन क्या बोलते हैं, परटूटिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला यदि अपन बात करें तो अगला है तपेदिक क्षय रोग, राजयक्ष्मा या काग या अपने इसको बोलते हैं क्या, TB का पूरा नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसी का नाम होता है तपेदिक, इसी का नाम होता है क्षय रोग, इसी का नाम होता है राजयक्ष्मा और इसी का नाम होता है काक। ठीक है, चलिए
आगे यदि अपन बात करें तो इस रोग का रोग कारक होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यही है कि टीबी जो रोग होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। टीबी जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, सीधा आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीबी रोग का और कारक क्या होता है, तो जीवाणु होता है। ठीक है, अगला प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो श्वसन तंत्र होता है। आगे यदि अपन बात करें तो इस रोग में रोगी के थूक, खांसी तथा भोजन, जल तथा वायु के माध्यम से ये फैलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यदि बलगम के साथ खून आता है तो उस कंडीशन में अपन कह सकते हैं कि उससे रोगी को कौन सा टीबी रोग या अक्षय रोग हो सकता है। ठीक है, बलगम के साथ खून आना इस रोग का मुख्य लक्षण है। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो इसके टीबी रोग के बचाव के लिए बच्चों में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके उपचार के लिए स्टेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। और पीएस तथा आइसोनियाजाइड की है वो मुंह से भी अपने को पता है कि इसकी गोलियां है वो दी जाती है। और विलिसिन जो है वो इस रोग की क्या है कि नवीनतम दवा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए, अभी हमने पढ़ा कि डिप्थीरिया रोग के अंदर जो डीपीटी का टीका लगाता है उसके अंदर डीपी का मतलब था पर्टूटिस, और पर्टूटिस को क्या बोलते हैं? काली खांसी या कुकर खांसी भी बोलते हैं। ठीक है, और इस रोग का कारक होता है बोर्डेटेला पर्टूटिस या हीमोफिलिस पर्टूटिस होता है। ठीक है, और इसके अंदर काली खांसी के अंदर जो प्रभावित अंग होता है वो क्या होता है? श्वसन तंत्र होता है। और ये हवा के माध्यम से रोग फैलता है। और बच्चों में लगातार खांसी आने को अपन कह सकते हैं कि काली खांसी, और इलाज अपन इसका पहले ही पढ़ चुके हैं। और डीपीटी का टीका है वो इसका इलाज है। ठीक है, चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग है निमोनिया। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार यदि किसी कारक का क्वेश्चन पूछा गया है तो वो निमोनिया का ही पूछा गया है कि निमोनिया का कारक क्या होता है, निमोनिया किसके कारण होता है? तो निमोनिया आपको याद रखना है जीवाणु के कारण होता है, न कि विषाणु के कारण होता है। और उस जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। ठीक है, और न्यूमोनिया के अंदर श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इस रोग में छोटे बच्चे जो होते हैं वो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। फेफड़ों में सूजन के कारण सांस लेने में क्या होती है? दिक्कत होती है। ठीक है, न्यूमोनिया के अंदर फेफड़ों में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। इस रोग से बचाव के लिए ठंडी वस्तुओं को खाने से बचना चाहिए और एंटीबायोटिक दवाओं का क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है कुष्ठ कोड या लेप्रोसी रोग बोलते हैं। और ये भी कुष्ठ रोग भी है वो जीवाणु के द्वारा होता है। और उस जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। सबसे ज़्यादा अपन कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कुष्ठ रोग के जीवाणु का नाम बताइए। तो कुष्ठ रोग के जीवाणु का नाम क्या होता है? कुष्ठ रोग के जीवाणु का नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, चलिए आगे यदि अपन बात करें तो प्रभावित अंग कौन सा होता है? प्रभावित अंग होता है त्वचा। ठीक है, इसका जो प्रभावित अंग होता है वो कौन सा होता है? त्वचा होता है। और ये रोग लंबे समय तक कुष्ठ रोगी के संपर्क में आने पर क्या करता है? फैलता है। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो शरीर के जिन स्थानों पर यह रोग होता है वहाँ संवेदनशीलता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यानी उन अंगों के ऊपर है वो अपने को संवेदनशीलता अनुभव नहीं होती। उन स्थानों की त्वचा मोटी हो जाती है और नाड़ियाँ क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है, रंगहीन धब्बे हो जाते हैं। और अंततः हाथ और पैर की उंगलियों में घाव उत्पन्न होते हैं और ये गल कर क्या हो जाते हैं? विकृत हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए एमडीटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में याद रखने वाला क्वेश्चन है, एमडीटी दवाओं का उपयोग है वो कुष्ठ रोग के अंदर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगली बात जो है वो है कि घाव को सल्फा ड्रग्स के द्वारा क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अगला है प्लेग रोग। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेग रोग को काली मौत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेग रोग को काली मौत बोलते हैं। और इसका एक जो कारक होता है वो होता है बेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु होता है। ठीक है, प्लेग रोग जो होता है वो भी जीवाणुओं के द्वारा होता है। प्लेग रोग भी जो होता है वो जीवाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, और अपन कह सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं? काली खांसी भी बोलते हैं। इसका संक्रमण चूहों में पाए जाने वाले पिस्सू द्वारा होता है। ठीक है, प्लेग रोग का जो संक्रमण होता है वो चूहों में पाए जाने वाले पिस्सुओं द्वारा होता है। और जेनाप्सेला केओप्सिस प्लेग का सबसे भयानक पिस्सू होता है। ठीक है, प्लेग रोग है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है गिल्टी प्लेग जिसके अंदर कांख और गर्दन की ग्रंथियों में सूजन आ जाता है। एक होता है न्यूमोनिक प्लेग, हल्का बुखार होता है। एक होता है सेप्टिसेमिक प्लेग और इसके अंदर है वो अपन कह सकते हैं जीवाणु रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। और सेप्टिसेमिक प्लेग होता है वो सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, और इसकी रोकथाम के लिए अपने को है वो जीवाणुओं को घर के अंदर नहीं घुसने, चूहों को घर के अंदर नहीं घुसना देना चाहिए, इनको दूर ही रखना चाहिए। ठीक है,
अगली अगली बीमारी है सिफिलिस, और सिफिलिस होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु के द्वारा होता है, और इसमें प्रभावित अंग होता है जनन मार्ग। ठीक है, ये अपन कह सकते हैं कि यौन संपर्क द्वारा होने वाला रोग है, और ये व्यक्तियों में यौन संपर्क के द्वारा फैलता है। और इस रोग की यदि अपन बात करें तो शिश्न व योनि में लाल रंग के दाने और शरीर पर चकत्ते तथा अंत में हृदय, यकृत और रक्त भी प्रभावित होता है। बचाव के लिए क्या करना चाहिए? प्रतिजैविक दवाओं का सेवन करना चाहिए। अपने को याद रखना है कि सिफिलिस जो होता है वो एक यौन संक्रमित रोग है। ठीक है, अगला गोनोरिया रोग कारक होता है नाइसेरियाई गोनोरी नामक जीवाणु। याद रखना है गोनोरिया रोग जीवाणु के द्वारा होता है। प्रभावित अंग होता है जनन तंत्र, गोनोरिया रोग में भी जनन तंत्र प्रभावित होता है। मूत्र जनपथ की म्यूकस का स्त्रावण होता है। जोड़ों में दर्द एवं प्रजनन क्षमता क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक है, जोड़ों में दर्द होता है और प्रजनन क्षमता क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक है, और रोगी को अपने को पता है जीवाणु के द्वारा होता है, तो एंटीबायोटिक प्रतिजैविक दवाओं का अध्ययन करना चाहिए। चलिए अगला है कालाजार। देखिए कालाजार मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग है इन दिनों एग्जाम के अंदर है, और इसका जो कारक होता है वो होता है प्रोटोजोआ, उस प्रोटोजोआ का नाम है लिस्मानिया। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसका थोड़ा सा वर्णन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, कालाजार रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, और उस प्रोटोजोआ का नाम है लिस्मानिया, और इसकी वाहक होती है बालू मक्खी, या अपन इसको रेत मक्खी भी बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको बोला जाता है सैंड फ्लाई। ठीक है, इसके लक्षण मलेरिया के समान होते हैं। यकृत और प्लिया के आकार में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। ठीक है, चलिए अगला है पेचिस। पेचिस का आपको याद रखना है, ये भी प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, और इसका जो कारक होता है वो कौन सा होता है? वो होता है एंट अम्बिबा स्टोलिटिका। ठीक है, इसका कारक होता है एंट अम्बिबा स्टोलिटिका, और ये परजीवी मनुष्य की बड़ी आंत में रहता है। देखिए हाथ नहीं है, ये है आंत। ठीक है, बड़ी आंत में रहता है, और रोगी के मल द्वारा क्या करता है? ये फैलता है। ठीक है, दस्त में खून आना और पेट में मरोड़ है वो इस रोग के प्रमुख लक्षण है, और इसके बचाव के लिए पेचिस के उपाय के लिए अपने को स्वस्थता रखना क्या है? जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला है फाइलेरिया। अगला क्या है? फाइलेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। इस रोग को हाथी पांव रोग भी कहते हैं। फाइलेरिया को क्या बोलते हैं? हाथी पांव रोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रोग के अंदर क्या होता है? शरीर का एक भाग है, विशेषकर पैर जो होते हैं वो सूजकर बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और इसका कारक होता है यूचेरेरियाई ब्रेंकोप्टाइम नामक गोलकृमि होता है। आपको याद रखना हाथी पांव जो रोग होता है वो गोलकृमि के द्वारा होता है। क्यूलेक्स जो मच्छर होता है वो इसका वाहक होता है। ठीक है, प्रभावित अंग है वो सूजकर मोटे हो जाते हैं। इस रोग को हाथी पांव रोग भी कहते हैं। स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए तथा मच्छरों को क्या कर देना चाहिए? नष्ट कर देना चाहिए। चलिए अगला है एथलीट फुट। ये कवक के द्वारा होता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन इसका यही पूछा जाता है कि जो एथलीट फुट होता है वो किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा होता है, और ट्राइकोफाइटोन नाम का जो कवक होता है उसके द्वारा होता है। और ये रोग है वो संक्रमित और जमीन से होता है। त्वचा के मुलायम हिस्से को ये क्या करता है? एथलीट फुट का जो ट्राइकोफोन नामक का कवक होता है वो मुलायम हिस्सों को प्रभावित करता है। चलिए अगला है खुजली, और खुजली जो है वो स्केरस स्केबीज। ये देखो रट लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अपन कह सकते हैं कि ये स्केरस स्केबीज है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और त्वचा में खुजली और सफ़ेद दाग होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है दाग। तो दाद का आपको याद रखना है, दाग है वो कवक द्वारा होता है, और ट्राइकोफाइटोन दाद जो है वो ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के द्वारा होता है, और त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। अपने को पता है गोल गोले पड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है अफ्रीकन निंद्रा रोग। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, और उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिपेनोसोमा। और अफ्रीकन निद्रा रोग जो होता है उसकी वाहक होती है सीसी मक्खी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर कई बार पूछे गए हैं कि अफ्रीकन रोग किसके द्वारा होता है? ट्रिपेनोसोमा नामक कवक के द्वारा। किस बीमारी में? और रोगी निष्क्रिय और क्या हो जाता है? अचेत हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है पायरिया। देखिए पायरिया जो होता है उसका कारण होता है एंट अम्बिबा जिम्बीवेलिस नामक प्रोटोजोआ होता है, और अपने को पता है प्रभावित अंग जो होता है वो पायरिया के अंदर क्या होता है? मुख होता है। आपको याद रख लेना है पायरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए मसूड़ों के अंदर है वो खून आना, दांतों में खून आना है वो इस रोग के लक्षण है। अगला है गलसुआ व मम्प्स। ये पैरामिक्स वायरस के द्वारा होता है, और गलसुआ और मम्प्स के अंदर प्रभावित अंग कौन सा होता है? श्वसन तंत्र होता है। ठीक है, चलिए अगला है बर्ड फ्लू H5N1। स्वाइन फ्लू जो होता है वो H1N1 के कारण होता है, बर्ड फ्लू H5N1 के कारण होता है। ठीक है,
पक्षियों के अशुद्ध मांस खाने से फैलता है, प्रतिरक्षा तंत्र इसमें प्रभावित होता है और बुखार और सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए अगला है मेनिनजाइटिस। और मेनिनजाइटिस को अपने को पता है, इसको दिमाग की बुखार बोलते हैं और इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है और तेज बुखार के आने से क्या हो जाती है, बेहोशी हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला है दमा। और दमा जो होता है वो कवक के बीजाणु द्वारा होता है और ये होते हैं एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, ये आपको याद रखना है। और ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है, दमा जो है वो एक प्रकार का संक्रामक रोग है। ठीक है, चलिए अगला है गंजापन। ये टीनिया कैपिटिस नामक एक कवक से होता है। गंजापन जो होता है वो टीनिया कैपिटिस नाम के कवक से होता है और ये कवक के बालों की ग्रंथियों को नष्ट कर देता है और जिससे क्या होता है कि सिर के बाल क्या करने लगते हैं, टूटने लगते हैं। ठीक है, चलिए अगला है मीना माता रोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मरकरी प्रदूषण के कारण, जल में जब मरकरी का प्रदूषण होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसके कारण मीना माता रोग हो जाता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। अगला है इटाई इटाई रोग। ठीक है, अगला क्या है, इटाई इटाई रोग। और इटाई इटाई रोग जो होता है वो कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। ठीक है, ये अपन कह सकते हैं कि जापान का रोग होता है। यहाँ जब पैरों के अंदर जब दर्द होता है तो लोग करते हैं इटाई इटाई, तो इसी कारण इस रोग का नाम पड़ गया क्या, इटाई इटाई रोग। और कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। अस्थियों और जोड़ों के दर्द के अलावा लिवर और फेफड़े का कैंसर भी इससे हो सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों में होने वाला रोग है ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट की अधिकता के कारण बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है किसके प्रदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो इसमें क्या होता है, नाइट्रेट की अधिकता के कारण हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके और अक्रिय मिथेनोग्लोबिन बनाता है जो ऑक्सीजन के संचरण को क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है और जिससे नवजात शिशु का रंग क्या हो जाता है, नीला पड़ जाता है। तो नाइट्रेट प्रदूषण आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला है ब्लैक फुट। तो ब्लैक फुट जो रोग होता है वो आर्सेनिक के प्रदूषण के कारण होता है। ठीक है, ब्लैक फुट रोग जो होता है वो आर्सेनिक के प्रदूषण से होता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अब ये कुछ जो इंपॉर्टेंट रोग है जो इन दिनों के अंदर फैले हैं तो उनमें है निपा रोग। ये रोग वायरस से, चमगादड़ की लार, ये जो रोग है वो वायरस से फैलता है और इसका वायरस चमगादड़ की लार और मलमूत्र में पाया जाता है। मलेशिया के कैंप सुंगई निपा नामक रोग पे 1998 में इस रोग का जो संक्रमण है वो स्टार्ट हुआ था और भारत में 2007 के अंदर है वो ये सिलीगुड़ी के अंदर क्या करा था, ये फैला था। ठीक है, चलिए अगला है जीका वायरस। तो जीका वायरस एक मच्छर जनित विषाणु होता है। ठीक है, अगला है इबोला वायरस। क्या है, इबोला वायरस। तो ये वायरस की पहचान है वो अफ्रीका के अंदर हुई थी और मनुष्य में इस बीमारी का संक्रमण चमगादड़, चिंपैंजी आदि के सीधे संपर्क से होता है। लार व रक्त आदि इसके विस्तार होता है। ठीक है, तो दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट रोग थे उनको अपन ने वो पढ़ लिए। और जो रोग है वो जिन अंगों से संबंधित है, आंख से संबंधित है, कान से संबंधित है, नाक से संबंधित है या हृदय से संबंधित है या जो आनुवांशिक रोग होते हैं उन रोगों को अपन है वो उन टॉपिकों के साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रोगों का वीडियो है वो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। ठीक है, तो अगले वीडियो के साथ अपन फिर मिलते हैं और आप है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा है वो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है।